This is the fifth module for SQL Learning series, and in this fifth module, we will see how to create the database. We will create the database using the SQL Server Management Studio, and we will also see how to create the database through Transit SQL. And after creating, we will study the properties of the database, and we will see what is the role of the principal, login, user, roles, and schema in the database and SQL Server. We will see the relationship between all these entities. So let's start the fifth module of SQL Server Learning Series. So first we will see the login, because to create the database we must have the login to login in the SQL Server. So login is, as we know in the earlier module, login is something that can SQL Server validate. And yeah, that means that login is an entity which SQL Server can authenticate that who we are, and so that SQL Server assign the permission accordingly. Like if it's authenticated and is valid user, SQL Server will assign the related permissions. The SQL Server, the login is the must thing, and we will try to connect with the SQL Server through SQL Server Management Studio, and we will see how the login is validated. So this is the SQL Server Management Studio, और हम इसके साथ कनेक्ट होते हैं, और इसके डेटाबेस इंजन के साथ कनेक्ट होने के लिए जो है हमें जो है लॉगिन एक रिक्वायर्ड है। तो जब हमने SQL सर्वर की इंस्टॉलेशन का मॉड्यूल गो थ्रू किया था, तो उसमें हमने देखा था कि SQL सर्वर के साथ लॉगिन करने के लिए जो है टू काइंड्स ऑफ ऑथेंटिकेशंस होती हैं। उनमें से किसी एक ऑथेंटिकेशन को जो है हमें चूज़ करना पड़ेगा। तो उसमें एक जो थी मिक्स मोड ऑथेंटिकेशन थी, जिसमें SQL सर्वर की ऑथेंटिकेशन थी जो कि ओल्ड वे था, और एक विंडोज़ ऑथेंटिकेशन है। SQL सर्वर की अगर ऑथेंटिकेशन वाला मोड हम सेलेक्ट करेंगे तो उसमें जितने भी यूज लॉगिन्स वगैरह हैं और उनके जो पासवर्ड हैं, वो SQL सर्वर इटसेल्फ जो है वो उसकी मैनेजमेंट करता है। उनकी पासवर्ड की पॉलिसीज, मेंटेनेंस, वो सब SQL सर्वर इटसेल्फ जो है उनको मेंटेन करता है, उनको मैनेज करता है। लेकिन अगर ये विंडोज़ का लॉगिन होगा, लाइक अगर ये डोमेन का अगर ये लॉगिन है, तो फिर इसकी जो है एडमिनिस्ट्रेशन करना, इस इन लॉगिन्स को क्रिएट करना, इनके पासवर्ड जो है मेंटेन रखना, ये सारी जो है उसकी डोमेन कंट्रोलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो राइट नाउ जो है हम विंडोज़ का ऑथेंटिकेशन मॉडल को अडॉप्ट करेंगे, और हमारे पास एक विंडो का ये यूज़र यहाँ नज़र आ रहा है। हम इस जब हमने ये SQL सर्वर इंस्टॉल किया था, तो उसमें जो था डिफ़ॉल्ट यूज़र जो था उस वक्त जो डिफ़ॉल्ट का एडमिनिस्ट्रेटर रखा था वो करंट यूज़र था। ये राइट जो अभी हमें यूज़र नज़र आ रहा है ये वाला, वो इंस्टॉलेशन के टाइम पे यही वाला यूज़र जो था, इसी के थ्रू हमने इंस्टॉलेशन की थी और इसी को एज एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया था। तो ये इसमें एज अ लॉगिन क्रिएट हो गया था। अब हम इसी के ज़रिए जो है लॉगिन, विंडोज़ के लॉगिन के ज़रिए विंडोज़ की ऑथेंटिकेशन का मोड अडॉप्ट करते हुए हम SQL सर्वर के इस इंस्टेंस के साथ, जिसका नाम SQL सर्वर 2017 है, कनेक्ट करेंगे। लेट्स सी कैन वी कनेक्ट with this login. Yeah, we are successfully connected with this SQL server. So what the this login did, this login are all the logins which we are creating exist in this master database. When we studied the system databases, we see there are the many system databases like master model, MSDB, TempDB, and in the master database we studied that कि ये इसकी जो है सबसे इम्पोर्टेंट database है। अगर ये master database करप्ट हो चुकी है या master database में प्रॉब्लम है, तो फिर SQL सर्वर का नोड जिससे हम SQL सर्वर से कनेक्ट होने जा रहे हैं तो कनेक्ट नहीं होगा, और इसकी SQL सर्वर की सर्विस स्टार्ट नहीं होगी। और जो भी ये लॉगिन्स की इंफॉर्मेशन होती है, जो भी जिसके साथ हमने लॉगिन किया है, लाइक मैं अभी जो लॉगिन हुआ इस यूज़र के साथ लॉगिन हुआ, तो ये यूज़र की सारी इंफॉर्मेशन जो है ये मास्टर डाटाबेस के अंदर होती है। तो SQL सर्वर जो है अपने इस लॉगिन्स की इंफॉर्मेशन जो है मास्टर डाटाबेस के अंदर रखता है।
फिर लॉगिन से जिसके जो है जो सारे वो मास्टर डेटाबेस में होते हैं। जब हम एसक्यूएल सर्वर के अंदर एंटर हो गए, यानी लॉगिन के थ्रू हम एसक्यूएल सर्वर के साथ हमारा कनेक्शन ओपन हो गया, एसक्यूएल सर्वर ओपन हो गया, हम उसके अंदर एंटर हो गए। अब उसके अंदर जो है डेटाबेस के अंदर अगर हमें एंटर होना है, डेटाबेस के अंदर हमें कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तो फिर हमारे पास डेटाबेस का यूज़र होना चाहिए, और वो यूज़र जो है वो लॉगिन के साथ मैप्ड होना चाहिए। अदरवाइज़ जो है फिर वो डेटाबेस के अंदर अगर वो जो है ना, अगर यूज़र जो है वो लॉगिन से मैप नहीं है, तो फिर वो डेटाबेस के अंदर जो है वो कनेक्ट नहीं हो सकता ये वाला लॉगिन। अगर ये लॉगिन जिसके साथ हम एसक्यूएल सर्वर के अंदर अथेंटिकेट हुए हैं, अगर इस डेटाबेस के में ये जिसका नाम यूज़र डीबी है, अगर इसके साथ इसकी किसी यूज़र के साथ मैपिंग नहीं है, तो फिर ये इस लॉग डेटाबेस के अंदर जो है कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता, ये लॉग डेटाबेस के अंदर जो है वो एंटर नहीं हो सकता। तो फिर इससे हमें पता चला कि जो लॉगिन्स जो होते हैं वो एसक्यूएल सर्वर उनका स्कोप जो होता है एसक्यूएल सर्वर के लेवल का होता है, यानी वो पूरे सर्वर के अंदर एक्सेसिबल होते हैं, और जो यूज़र्स होते हैं वो डेटाबेस लेवल उनका स्कोप्स होता है। तो डेटाबेस के अंदर फिर जो है कनेक्टिविटी के लिए, डेटाबेस के अंदर कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए लॉगिन्स का यूज़र के साथ मैप होना ज़रूरी है, और ये मैपिंग जो होगी 1 to 1 होगी, यानी कि एक लॉगिन एक यूज़र के साथ मैप हो सकता है, या अगर हम दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो एक यूज़र जो है वो एक लॉगिन से मैप हो सकता है। ये 1 to 1 रिलेशन होगा। और एक लॉगिन जो है एक से ज़्यादा यूज़र से भी मैप हो सकता है, अगर वो यूज़र्स डिफरेंट डाटाबेसेस के होंगे, लेकिन एक ही डाटाबेस में सिर्फ वो एक ही यूज़र के साथ मैप हो सकता है। तो यूज़र की इंफॉर्मेशन होती है यूज़र की डीबी के अंदर, लॉगिन्स की इंफॉर्मेशन होती है मास्टर डीबी के अंदर। तो अगर हमने जो है वो डेटाबेस की एक प्रॉपर्टी पर जो थी लास्ट मॉड्यूल में सर्वर लेवल के ऊपर एक प्रॉपर्टी देखी थी, कंटेंट डेटाबेस। तो कंटेंट डेटाबेस में हमने उस वक्त देखा था कि अगर हम उस प्रॉपर्टी को ट्रू कर देंगे, सर्वर लेवल की जो प्रॉपर्टीज़ थी उसमें एक प्रॉपर्टी थी कंटेंट डेटाबेस, अगर हम उसको ट्रू कर देंगे तो फिर हम जो है कंटेंट डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा भी उसकी कुछ प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ेंगी, और कंटेंट डेटाबेसेस जब क्रिएट हम कर सकते हैं तो वो क्या होगी कि वो इंडिपेंडेंट डेटाबेस सॉरी इंडिपेंडेंट डेटाबेस होगी। लाइक इन दिस सिनेरियो, अब ये जो डेटाबेस है यूज़र डीबी जो है ये इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर इस डेटाबेस को मैं कॉपी करके या इसका जो है बैकअप लेके मैं किसी दूसरे मशीन के ऊपर जाके किसी दूसरे एसक्यूएल सर्वर में जाके इसको रिस्टोर करूँगा, या इस डेटाबेस को वहाँ जाके अटैच करूँगा, तो इस डेटाबेस की जो है ये डेटाबेस प्रॉपर फंक्शनल नहीं करेगी, क्योंकि इस डेटाबेस की डिपेंडेंसी जो है इस मास्टर डेटाबेस के ऊपर भी है। इसके जो यूज़र जो है लॉगिन से मैप हुए हैं उनकी इंफॉर्मेशन मास्टर डेटाबेस में। सो इसको प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए जो है मास्टर डेटाबेस को भी वहाँ रिस्टोर करना पड़ेगा। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हम किसी भी दूसरे मशीन में जब भी जाएं इस डेटाबेस को लेके इस डेटाबेस को वहाँ रिस्टोर करें या अटैच करें और ये डेटाबेस फंक्शनल हो जाए, तो इसको इसकी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए मास्टर डेटाबेस के ऊपर। तो फिर इसको हमें कंटेंट डेटाबेस बनाना पड़ेगा। कंटेंट डेटाबेस क्या करती है कि अपने यूज़र्स की और लॉगिन्स की सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है अपने पास ही रखती है। तो हम कंटेंट डेटाबेस जब इसको फीचर को जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे, कंटेंट डेटाबेसेस क्रिएट करेंगे, वहाँ हम इस सारी कॉन्फ़िगरेशंस को स्टडी करेंगे। तो लॉगिन जो है डेटाबेस के एसक्यूएल सर्वर के अंदर कनेक्शन ओपन करने के लिए लॉगिन शुड बी द मस्ट। लॉगिन जो है वो विंडोज़ लॉगिन भी हो सकता है, जो है एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर का यूज़र भी हो सकता है, और इट सेल्फ जो है वो एसक्यूएल सर्वर का यूज़र भी हो सकता है। तो लॉगिन के बाद जो है अब हम जब डेटाबेस से हम कनेक्ट हो गए, तो अब हमने जो है हम डेटाबेस सर्वर से जब कनेक्ट हो गए तो अब हमें जो है वहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करनी है। तो डेटाबेस को जो है हम प्रैक्टिकली क्रिएट करने से पहले उसके कुछ जो है वो स्टेप्स देख लेते हैं कि जब डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो क्या क्या चीज़ उसमें जो है बैकएंड के ऊपर क्या कुछ होता है। तो जब हम डेटाबेस को एसक्यूएल सर्वर में क्रिएट करते हैं तो उस डेटाबेस की जो होती हैं वो 3 फाइल्स क्रिएट होती हैं। उनमें से 2 फाइल्स जो हैं वो कंपलसरी है, वो उसके साथ ऑटोमेटिकली क्रिएट होंगी, और एक जो है वो ऑप्शनल है, यूज़र डिफाइंड है। एक प्राइमरी फाइल होती है, एक सेकेंडरी होती है, और ट्रांजैक्शन लॉग होती है। प्राइमरी फाइल की जो रिकमेंडेड एक्सटेंशन होती है वो एमडीएफ होती है। प्राइमरी फाइल जो होती है ये जो भी डेटाबेस हम क्रिएट करेंगे उसमें ये बाय डिफ़ॉल्ट एक प्राइमरी फाइल एग्जिस्ट करती है, एमडीएफ फाइल एग्जिस्ट करती है। ये जो एमडीएफ फाइल प्राइमरी फाइल होती है इसके अंदर क्या होता है, ये डाटा फाइल होती है,
इसके अंदर जो होता है वो एसक्यूएल सर्वर का जो ये डाटे को होल्ड करती है, और इसके अलावा जो होती है जो एसक्यूएल सर्वर की दूसरी जो फाइल्स होती हैं डाटाबेस की, उनके पॉइंटर्स भी इसके अंदर होते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन भी इस प्राइमरी डाटाबेस के प्राइमरी फाइल के अंदर होती है। तो जो सेकेंडरी फाइल होती है जो कि ऑप्शनल होती है, डिपेंड करता है यूज़र, इफ़ यूज़र वांट ही कैन क्रिएट, और इसकी जो रिकमेंडेड एक्सटेंशन होती है वो एनडीएफ होती है। और यूज़र जो होता है मल्टीपल जो है वो ये फाइल्स क्रिएट कर सकता है, और उन सारी फाइल की एक्सटेंशन जो होगी वो एनडीएफ होगी, राइट। फॉर एग्जांपल अगर वो इसकी इस फाइल का नाम जो है वो डाटा वन है, डाटा टू है, डाटा थ्री है, लाइक दिस मल्टीपल फाइल्स वो क्रिएट कर सकता है, डाटा वन डॉट एन डी एफ, डाटा टू डॉट एन डी एफ, डाटा थ्री डॉट एन डी एफ। और इसके अंदर भी क्या होगा कि इसके अंदर भी जो है वो डाटा होगा, और ये अगर हम जो है इसको मैनेजमेंट के एसक्यूएल सर्वर की डाटा फाइल्स की मैनेजमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं कि हम डाटा को जो है सेग्रीगेट करके मुख्तलिफ उसकी डाटा फाइल्स बना बना के डिफरेंट पार्टीशंस के ऊपर रख सकते हैं, जो कि मैनेजमेंट पॉइंट के व्यू से ईजी होगा। उसका जो है वो उसको मैनेज करना जो है वो ईजी होगा अगर वो साइजेस बड़े होते हैं। तो तीसरी फाइल जो होती है वो है उसकी ट्रांजैक्शन लॉग फाइल, जिसकी रिकमेंडेड एक्शन एलडीएफ होती है, लॉग डाटा फाइल। तो लॉग डाटा फाइल जो होती है इसके अंदर इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये इसके अंदर जो होती है एसक्यूएल सर्वर जो होता है वो जो होता है लॉग्स की इंफॉर्मेशन लगता है। लॉग्स जो भी यूज़र जो होता है डाटाबेस के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा होता है वो यूजुअली जो होता है वो लॉग अपने अंदर उसको राइट करती है। तो लॉग जो होती है ये फाइल जो होती है जब कोई डाटा रिकवरी करनी हो तो उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हमारा कोई डाटाबेस का क्रैश हो गया तो लॉग फाइल से हम उसको रिकवर कर सकते हैं। तो ये जब इसको हम इन डिटेल जो है बैकअप एंड रिकवरी वाले मॉड्यूल्स में जो है इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो इसी तरह जब एसक्यूएल सर्वर के हम डाटाबेस क्रिएट करते हैं तो उसमें हम देखेंगे कि इसके दो नेम्स होते हैं, एक लॉजिकल नेम होता है, एक जो होता है उसका फिजिकल नेम ओएस फाइल नेम होता है। लॉजिकल फाइल नेम जो होता है वो यूज़र डिफाइंड नेम होता है, और इसी नेम के साथ जो है वो उस डाटाबेस को एक्सेस करेंगे। अगर उसको क्लाइंट की एप्लीकेशन में अगर उसको यूज़ करना हुआ तो लॉजिकल नेम के ज़रिए से उस डाटा फाइल को डाटाबेस की फ़ाइल को एक्सेस करेंगे। और ओएस फाइल नेम जो होता है वो फिजिकल नेम होता है, उसमें उसका डायरेक्टरी पाथ वगैरह उसका सेव होता है। तो जब हम एसक्यूएल सर्वर को अब जो डाटाबेस क्रिएट करने से पहले हम जाने से पहले एक देखते हैं कि इसको जो है डाटाबेस को जो है इसका मेजरमेंट का यूनिट क्या होता है। तो एसक्यूएल सर्वर जो होता है अपनी जो है डाटाबेस फाइल को जो होता है वो पेजेस के अंदर जो है वो मेंटेन करता है। एक पेज जो है एसक्यूएल सर्वर की डाटाबेस फाइल का फंडामेंटल यूनिट होता है, और एक पेज जो होता है वो 8 किलोबाइट का होता है। 8 किलोबाइट का एक पेज होता है, और इसी तरह अगर हम देखें 1 MB में फिर 128 पेजेस होंगे। और जो होते हैं पेज जो होता है जस्ट लाइक नॉर्मल पेज होता है, जिस तरह एक बुक का पेज होता है। बुक के पेज जो होते हैं वो उसमें डिफरेंट टाइप्स के पेज होते हैं। एक इंडेक्स पेज होता है जिसमें उस बुक के सारे टाइटल्स होते हैं कि इस बुक्स का इस पेज के ऊपर ये वाला जो है टाइटल है, इस बुक के इस पेज के ऊपर ये वाला टाइटल है। इंडेक्स पेज होता है जिसमें उस बुक के उस टाइटल के एड्रेसेस होते हैं, और या उस जो है उसका एक बुक का जो होगा कुछ इंफॉर्मेशन होगी कि ये बुक जो है कि किस बारे में है, इस तरह उसकी डिटेल होगी। और फिर बुक्स के अंदर इटसेल्फ उस बुक का जो है डाटा होगा। सेम लाइक जो एसक्यूएल सर्वर जो होता है अपने पेजेस को मेंटेन करता है। एसक्यूएल सर्वर के पेज का भी जो है वो एक हेडर होता है। एसक्यूएल सर्वर का पेज जो होता है 8 किलोबाइट का होता है, और उसमें से 96 बाइट का उसका हेडर होता है। और हेडर में वो इन्फॉर्मेशन होती है कि ये पेज किस टाइप का है, और इस ये पेज के में कितनी स्पेस जो होती है फ्री है, और जो है इस पेज का एड्रेस क्या है। ये इन्फॉर्मेशन लाइक दिस काइंड ऑफ मेटा डाटा, इसको मेटा डाटा बोलते हैं। और ये मेटा डाटा जो है एसक्यूएल सर्वर के पेज के हेडर में होता है जो कि 96 बाइट का होता है। और बाकी जो स्पेस होती है उसमें एसक्यूएल सर्वर जो होता है जो रिकॉर्ड्स होते हैं जिसको डाटा बोलते हैं, रोज होती हैं, वो सारी उसके अंदर सेव करता है। ये लाइक दिस इज़ द पेज, ये दिस इज़ द हेडर ऑफ दिस पेज, and these are the data rows, and this is the free space. This all information, how much is the free space, and what is kind of this data page, इसकी सारी इंफॉर्मेशन एसक्यूएल सर्वर जो आपने हेडर में रखता है। और पेज का एड्रेस भी उसके हेडर में ही होता है। और पेज से जो उससे अगर बड़ा यूनिट होता है वो एक्सटेंट होता है। अगर हम जो है वो ये देखें कि अगर जो है वो कंटीजियस 8 पेज फिजिकल पेजेस जो होते हैं मिलके वो एक एक्सटेंट बनाते हैं। तो इसका मतलब है कि एक एक्सटेंट जो हुआ वो 64
किलोबाइट का होता है। तो ये पेज और एक्सटेंट का जो है हमें पता होना चाहिए कि एसक्यूएल सर्वर जो होता है अपनी मेमोरी को जो है वो मेमोरी को कैसे मेंटेन करता है, कि उसके मेमोरी के यूनिट्स को कैसे वो लॉजिकली मेंटेन करता है। तो वो पेजेस और एक्सटेंट्स के अंदर अपने पेजेस को और अपनी मेमोरी को मेंटेन करता है। तो अब जो है हम फिजिकली जो है हम प्रैक्टिकली जाके देखते हैं कि एसक्यूएल सर्वर की डेटाबेस को कैसे क्रिएट करेंगे थ्रू सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ये एसक्यूएल सर्वर के मैनेजमेंट स्टूडियो में इस वक्त हम कनेक्टेड हैं और हम जो है ना एक डेटाबेस क्रिएट करने जा रहे हैं। अगर हम उसको क्यूरी के ज़रिए क्रिएट करना चाह रहे हैं, ट्रांजैक्ट एसक्यूएल के ज़रिए क्रिएट करेंगे तो उसका स्क्रिप्ट जो है वो इस तरह डेटाबेस को क्रिएट करने का उसका सिंटैक्स है क्रिएट डेटाबेस। और डेटाबेस को किस नाम से क्रिएट करना है वो नेम यहाँ पे लिखेंगे और हम उसका नेम जो है ट्रेडिंग डीबी यूज़ करेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग की एग्जांपल्स को डे फर्स्ट से हम लेके चल रहे हैं। तो जो डेटाबेस क्रिएट करने जा रहे हैं उसको नाम भी हम ट्रेडिंग डीबी रख लेते हैं। तो ये इस डेटाबेस का जो है वो डाटा फाइल का नाम क्या होगा, क्योंकि जब हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं तो बाई डिफ़ॉल्ट उसके अंदर टू फाइल्स होती हैं। एक प्राइमरी फाइल होती है जो कि डाटा फाइल होती है जिसकी एक्सटेंशन एमडीएफ है, और दूसरी उसकी लॉग फाइल होती है जिसकी एक्सटेंशन जो है एलडीएफ है। तो ये जो लॉग जो डाटा फाइल है उसको जो है उसका नाम ट्रेडिंग डेट डॉट एम डी एफ है, और ये इस पाथ के ऊपर क्रिएट हम करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये इस पाथ के ऊपर क्रिएट होती है और इसी पाथ के ऊपर हम इसको क्रिएट करेंगे। दूसरी फाइल जो है ये लॉग फाइल है ट्रेडिंग लॉग डॉट एल डी एफ, और ये इस पाथ के ऊपर क्रिएट करेंगे। और जो डाटा फाइल है उसका इनिशियल साइज़ कुछ आप मतलब कोई भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इस वक्त उसका नेशनल साइज 10 MB और मैक्सिमम साइज़ इसका ये लिखा हुआ, और फाइल यानी कि मैं जब ये साइज़ कंप्लीट होगा तो कितनी ग्रोथ होगी उसकी 5 के से उससे जो है ना उसकी ग्रोथ हो गई। तो ये उसका डेटाबेस को क्रिएट करने का स्क्रिप्ट है। और अगर हम जो है उसको विजुअली क्रिएट करना चाहें तो एसक्यूएल सर्वर का ये मैनेजमेंट स्टूडियो है। और यहाँ पे जाके जाके हम राइट क्लिक करके ये न्यू डेटाबेस की ऑप्शन आ गई। न्यू डेटाबेस में जाके हम यही वो सारी ऑप्शन जो हम यहाँ टी एसक्यूएल में देख रहे थे वो यहाँ पे भी अवेलेबल हैं, और हम वही ऑप्शंस को यूज़ करते हुए यहाँ पे डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। ये इसमें हमने उसका डेटाबेस का नाम दे दिया ट्रेडिंग डीबी। और इस डेटाबेस का ऑनर जिस यूज़र से हम ये लॉगिन है बाय डिफ़ॉल्ट वही इसका ऑनर होगा। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि इसका लॉजिकल नेम है। एसक्यूएल सर्वर की जब हम डेटाबेस ये क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसके टू नेम्स होते हैं, एक लॉजिकल नेम होता है और एक ये फाइल नेम जो कि फिजिकल ओएस नेम होता है। तो ये नेम जो है वो हम इसको चेंज कर सकते हैं, यूज़र क्रिएट कर सकता है। जो डेटाबेस का नाम दिया वही इसने इसका लॉजिकल नेम ले लिया डेटाबेस। और ये जो हमें 2 रोज़ नज़र आ रही हैं इसमें पहली रो जो है ये पहली रो में क्या है उसकी टाइप क्या है, ये डाटा फाइल है, डेटाबेस की डाटा फाइल है जिसका नाम ट्रेडिंग डीबी है। और ये जो है इसकी एमडीएफ फाइल है। और ये जो है इसमें जो है अब हम फाइल ग्रुप के बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो ये इसका इनिशियल साइज जो है ये 10 MB है। ये इनिशियल साइजेस जो है ये सारी इंफॉर्मेशन की ऑटो ग्रोथ कितनी होगी, इनिशियल साइज़ कितना है, और जो है ये इंफॉर्मेशन और ये स्पाथ की इंफॉर्मेशन बाय डिफ़ॉल्ट जो है एसक्यूएल सर्वर अपनी जो है मॉडल डेटाबेस से लेता है। मॉडल डेटाबेस जब हमने सिस्टम डेटाबेसेस डिस्कस की थी तो उसमें बताया था कि मॉडल डेटाबेस एज अ टेम्पलेट काम करती है। उसके अंदर जो भी सेटिंग्स होगी, जो भी हम न्यू डेटाबेस क्रिएट करने लगेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है इनिशियल सेटिंग्स मॉडल डेटाबेस से लेता है। तो ये जो भी सेटिंग्स इसकी आ रही हैं ये 10 ये 64 की MB की ग्रोथ, अनलिमिटेड ग्रोथ और ये ऑप्शंस में जो कुछ आ रही हैं ये सब जो है मॉडल डेटाबेस से बाय डिफ़ॉल्ट आ रही हैं। और हम यहाँ पे इनको चेंज कर सकते हैं। तो ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट पाथ आ गया। और जो दूसरी फाइल है वो जो है लॉग फाइल है, इसकी टाइप लॉग है और उसका नेम ये है। इसकी भी जो है वो 10 MB की होगी। इसको जो है हम इस पाथ से चेक भी करके देखेंगे जब हम ये क्रिएट करेंगे कि ये कितने इसका जो हमने यहाँ साइज़ दिया 10 MB, क्या इसका साइज़ जब हम इसको क्रिएट करेंगे वहाँ 10 MB ही है। तो वो हम जो है इस पाथ के ऊपर जाके इस फाइल को ट्रेडिंग डीबी को चेक करेंगे। तो अब यहाँ पे जो है हमने इन सारे कॉलम्स को चेक किया। अब ये फाइल ग्रोथ वाले कॉलम को देखते हैं कि फाइल ग्रुप कॉलम क्या होता है। फाइल ग्रुप जो होता है
फाइल ग्रुप में जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो उसके अंदर प्राइमरी डाटा फाइल होती है, और अगर यूज़र ने कोई सेकेंडरी फाइल्स डिफ़ाइन की हुई हैं एनडीएफ फाइल की होती हैं, वो उसमें उसके फाइल ग्रुप के अंदर आती हैं। अगर बाय डिफ़ॉल्ट एक एसक्यूएल सर्वर जो होता है एक फाइल ग्रुप जो है बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट कर देता है जिसका नाम प्राइमरी होता है। अभी हमने जब डाटाबेस को क्रिएट कर रहे थे तो वहाँ देखा था फाइल ग्रुप में प्राइमरी आ रहा था। तो बाय डिफ़ॉल्ट एसक्यूएल सर्वर जिस तरह एक एमडीएफ फाइल होती है, एलडीएफ फाइल होती है, इसी तरह एसक्यूएल सर्वर एक फाइल ग्रुप जो होता है क्रिएट कर देता है। फाइल ग्रुप एक कंटेनर का काम करता है, ग्रुपिंग का काम करता है अपनी उसकी डाटाबेसिस को ग्रुपिंग करने के लिए। अगर जो है अगर हम मल्टीपल डाटाबेसिस की फ़ाइल क्रिएट की हुई हैं, अगर सेकेंडरी डाटा फाइल्स भी यूज़र ने क्रिएट की हुई हैं, सपोज यूज़र ने जो है वो डाटा वन डॉट एन डी एफ, डाटा टू एन डी एफ, डाटा थ्री एन डी एफ, ये सेकेंडरी फाइल्स क्रिएट की हुई हैं, तो अब ये जो है यूज़र ने इनको डिफरेंट पार्टीशंस के ऊपर रखा हुआ है। मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जो है डिफरेंट पार्टीशंस के ऊपर रखा है कि तो फिर जो है उस इनको जो है हम एक नया फाइल ग्रुप भी क्रिएट करके जो ये डिफरेंट पार्टीशंस के ऊपर ये फाइल्स रखी हुई हैं उनको एक ही ग्रुप के अंदर डाला जा सकता है। इससे क्या होगी, मैनेजमेंट इजी होगी, बैकअप पे पॉइंट ऑफ व्यू से ये इजी होगा, अगर रिस्टोर करना होगा तब भी ये मैनेज जो है हमारे लिए ये इजी होगा। तो अब ये इस जो फिगर में हम देख सकते हैं ये डेटाबेस है, इस डेटाबेस की जो है वो एक प्राइमरी फाइल ग्रुप है प्राइमरी के नेम से, और एक यूज़र ने क्रिएट किया है कस्टम फाइल ग्रुप के नाम से, और ये इसकी लॉग फाइल होती है। लॉग जो फाइल होती है वो जो है वो ग्रुप किसी भी ग्रुप से रिलेट नहीं करती, वो ना प्राइमरी में और ना यूज़र डिफाइंड ग्रुप्स के अंदर होती है। लॉग फाइल का कोई भी ग्रुप नहीं होता। तो अब जो प्राइमरी फाइल है वो अब जो प्राइमरी फाइल के अंदर सपोज हमने जो है उसकी जो डाटा के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट की थी, एमडीएफ फाइल थी, वो उसमें रख दी, और एक जो है सेकेंडरी फाइल जो इनिशियल फाइल क्रिएट की, ये दो फाइल जो है प्राइमरी के अंदर रख दी, और और उसने उनकी डिफरेंट पार्टीशंस के ऊपर क्रिएट की हुई है, एक सी के ऊपर एक डी के ऊपर। इसी तरह उसने एक और एनडीएफ फाइल क्रिएट की डाटा टू, उसको अगर हमारे पास पार्टीशंस अवेलेबल हैं तो उसको ई पे रख दिया, और डाटा थ्री जो है एफ के ऊपर रख दिया। अब ये उसने डाटा की मोर देन वन फाइल्स क्रिएट की और उनको डिफरेंट पार्टीशंस के ऊपर रख दिया। तो इससे क्या होगा कि हमारी डेटाबेस का साइजेस जो है वो ग्रो करेगा, तो मेंटेनेंस इजी होगी, वो उसका बैकअप इजी होगा, रिस्टोरेशन इजी होगी। और इसमें जो है अब ये जो टू एंड थ्री जो ई एंड एफ के ऊपर पार्टीशन फाइल्स पड़ी हैं उनका एक ग्रुप में डाल दिया जिसका नाम कस्टम एफ जी है। अब इस ग्रुप को इससे इसकी मेंटेनेंस इजी होगी। अब हम जो बैकअप्स जो है ले इसी ग्रुप का बैकअप भी ले सकते हैं और रिस्टोर भी इनको सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं, यानी ये मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इजी होगा। ये फाइल ग्रुप्स को जो है हम इन डिटेल जब ये उस वक्त नॉर्मली ये उस वक्त यूज़ करने चाहिए जब हमें पता हो कि हमारी डाटाबेसिस का साइज़ जो है वो जीबीज में होगा, बहुत ज़्यादा जीबीज में होगा, और वो इससे ग्रो करेगा। तो इस वजह से जो है फिर उस साइज़ की वजह से हम इनको सेग्रीगेट कर देंगे ताकि इसकी मेंटेनेंस इजी हो। तो फाइल ग्रुप इस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। राइट नाउ हम जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट फाइल ग्रुप ही यूज़ करेंगे। ये प्राइमरी फाइल ग्रुप है, उसके अंदर जो है जो एमडीएफ फाइल पड़ी है, और जो ये लॉग फाइल है, लॉग फाइल का भी हमने बताया कि लॉग फाइल किसी भी फाइल ग्रुप के साथ कनेक्टेड नहीं होता, इसके किसी भी फाइल ग्रुप इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता, तो इसी वजह से इसके फाइल ग्रुप में ये लिखा होगा नॉट एप्लीकेबल। तो अब हम ये डाटाबेस को क्रिएट करते हैं, और इस बात के ऊपर हम देखेंगे कि इसका कितना ये साइज़ है। तो अब ये ट्रेडिंग डीबी के नाम से डेटाबेस क्रिएट होगी। इसकी ऑप्शंस में भी हम देख लेते हैं कि ये जो ऑप्शंस में कुछ डिफ़ॉल्ट्स ये ऑप्शंस आ रही हैं कि जिनको अभी हम डेटाबेस को पहले क्रिएट करते हैं, फिर इन ऑप्शंस को का ओवरव्यू लेंगे कि वो व्हाट आर द पर्पस ऑफ दीज ऑप्शंस। और ये ऑप्शन जो होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट मॉडल डेटाबेस में से आ रही हैं, जहाँ से हर डेटाबेस जो होती है वो मॉडल डेटाबेस उसके लिए टेम्पलेट का काम करती है, और सारी डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस मॉडल डेटाबेस से वो लेता है। तो अब ये डेटाबेस जब हम इसको क्रिएट करेंगे, यहाँ पे ओके करेंगे, तो ये डेटाबेस इस पाथ के ऊपर उसकी डाटा फाइल एमडीएफ फाइल और इस पाथ के ऊपर उसकी एलडीएफ फाइल जो होंगी वो सेव हो जाएंगी। लेट टू सी। तो ये डेटाबेस जो है हमारी क्रिएट हो गई। अब हम उस पाथ के ऊपर जाके इस डेटाबेस को चेक करके देखते हैं कि उस डेटाबेस का क्या साइज़ है। तो यहाँ बहुत सारी डेटाबेसेस पड़ी हुई हैं जो कि मैंने टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिएट की थी। तो ये हमारी ट्रेडिंग की डीबी पड़ी हुई है,
और ये इसका साइज़ देखें, ऑलमोस्ट ये 10 GB जो है इसका 10 MB साइज़ है, जो कि वहाँ पे हमने इसको दिया था कि ये डाटाबेस का इनिशियल साइज होगा 10 MB होगा। तो ये लॉग फाइल का भी इनिशियल साइज़ 10 MB है। तो ये यहाँ पे क्रिएट हो गई और इनका ये इनिशियल साइज़ है उस पाथ के ऊपर जो वहाँ पे हमने पाथ दिया हुआ था। और रिकमेंडेड ये होता है कि लॉग फाइल को डिफरेंट पार्टीशन के ऊपर रखना चाहिए और जो इसकी MDF फाइल है उसको किसी और पाथ के ऊपर रखना चाहिए। बट राइट नाउ आई हैव ओनली वन पार्टीशन, सो बोथ आर ऑन दिस पार्टीशन। तो ये हमने डेटाबेस क्रिएट की और डेटाबेस को क्रिएट करके हमने देखा कि उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट थी। अब हम डेटाबेस की जो है प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। तो डेटाबेस की प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। डेटाबेस की प्रॉपर्टीज़ में जब हमने उसके ऑप्शन को क्लिक किया था तो हमारे पास यही ऑप्शन आ रही थी कि उसकी डिफ़ॉल्ट इसकी कुलेशन आ रही थी। डिफ़ॉल्ट कुलेशन जो होती है वो SQL लैटिन होती है। ये तो ये कुलेशन क्या होता है? कुलेशन जो होता है ये कॉन्फ़िगरेशन जो होती है, सेटिंग होती है, जिससे डेटाबेस को पता चलता है कि ये जो करेक्टर डाटा होगा उसको सर्वर लेवल के ऊपर, डेटाबेस लेवल के ऊपर और कॉलम लेवल के ऊपर कैसे ट्रीट करना है। यानी सर्वर कैन, जो SQL सर्वर डेटाबेस इंजन कैन डिटरमाइन हाउ टू ट्रीट character data on server level and on database level and on column level। तो ये इस कोलेशन की प्रॉपर्टी से पता चलता है। जो भी कोलेशन हम यहाँ इसकी कोलेशन सेटिंग करेंगे तो उसी के मुताबिक जो होगा डेटाबेस इंजन जो होगा करेक्टर डाटा को ट्रीट करेगा। तो ये जो होती हैं लॉट ऑफ, इसमें मैनी कोलेशंस आर अवेलेबल इन SQL सर्वर। तो SQL सर्वर जो होता है ना, बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ना, अपने ये जो SQL सर्वर को अपने जो करेक्टर डाटा को या तो 1 बाइट में या फिर 2 बाइट में स्टोर करता है। ये डिपेंड करता है कि उस करेक्टर डाटा की डाटा टाइप कौन सी है और उसकी कोलेशन कौन सी सिलेक्टेड है। कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है लैटिन जो होती है, SQL लैटिन, ये 1 बाइट के अंदर करेक्टर डाटा को स्टोर करती है। लेकिन कुछ लैंग्वेजेस ऐसी आती हैं कि उनका जो होता है अल्फ़ाबेट एक करेक्टर के अंदर नहीं आता पूरा। लाइक जापानीज़ लैंग्वेजेस होती हैं तो फिर उसके लिए उसी तरह की कुलेशन सेलेक्ट करनी पड़ती है जो कि उसको सपोर्ट करती हो। तो ये कुलेशन जो होती है ये इसी कंपैरिजन, कंपैरिजन करेक्टर्स की को के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इस कुलेशन की सिलेक्शन की जाती है। तो दूसरी ऑप्शन जो है इसमें रिकवरी मॉडल है। इसमें भी हमारे पास ऑप्शंस होती हैं कि ये सिंपल रिकवरी मॉडल होगा, फुल होगा या बल्क होगा। ये डिपेंड करता है कि हमने किस तरह हम उसका बैकअप किस तरह लेना है और हमारे डेटाबेस का में जो है वो डाटा किस तरह का है। अगर तो वो जो है बहुत से डेटाबेस का जो है उसमें डेली जो है वो ट्रांजैक्शन इज़ वेरी लो, उसमें तो हम सिंपल भी उसका रख सकते हैं जिसमें लॉग का साइज इज़ वेरी स्मॉल। तो अगर रिकवरी मॉडल सिंपल होगा, अगर फुल डेटाबेस का रिकवरी मॉडल होगा तो उसमें जो होगा जो भी डेटाबेस के अंदर जो भी एक्टिविटी होगी उसको फुली जो होगा वो लॉग उसकी मेंटेन करेगा, जिससे उसका साइज जो होगा इंक्रीज होगा। बल्क जो होता है वो अगर बल्क इंजर्शन होगी और जो होती है डाटा वेयर हाउसिंग के लिए ये वाली ऑप्शन जो होती है यूज़ होती है। तो अब जो है इस ये जो रिकवरी मॉडल को जो है हम इन डिटेल जब बैकअप एंड रिकवरी मॉड्यूल को डिस्कस करेंगे तो उसमें फिर इन ऑप्शंस को जो है वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो उसके बाद जो है इसके बाद ऑप्शन आती है कंपैटिबिलिटी लेवल की। कंपैटिबिलिटी लेवल जो है ये राइट नाउ क्योंकि हमने SQL सर्वर 2017 इंस्टॉल किया हुआ है तो उसका कंपैटिबिलिटी लेवल जो होता है 140 होता है। तो कंपैटिबिलिटी लेवल जो होता है ये डिपेंड करता है वर्जन्स के ऊपर, ये वर्जन से रिलेट करता है। और कुछ अगर जो होता है कुछ जैसे हमारे पास 2017 है 140 उसका कंपैटिबिलिटी लेवल है। इसमें कुछ ऑप्शंस ऐसी होंगी जो कि प्रीवियस वर्जन्स को सपोर्ट नहीं करती। लाइक जो है एक फंक्शन है, ये स्ट्रिंग अंडरस्कोर स्प्लिट फंक्शन है। तो ये फंक्शन जो होता है ये 2016 वाले वर्जन में अवेलेबल है और उससे जो लेटेस्ट वर्जन आया उसमें ये अवेलेबल है। यानी कि 2016 का कंपैटिबिलिटी लेवल 130 है और 2007 का 140 है। तो उनके अगर मैं ये स्ट्रिंग अंडरस्कोर स्प्लिट फंक्शन यूज़ करूँगा तो उसमें ये प्रॉपर फंक्शन करेगा। लेकिन अगर मैं डेटाबेस का कंपैटिबिलिटी लेवल चेंज कर दूंगा, क्योंकि कंपैटिबिलिटी लेवल हम चेंज कर सकते हैं सो दैट इट कैन सपोर्ट द प्रीवियस वर्जन, तो फिर उसमें जो ये वाले फंक्शन जो हैं जो उसको नहीं सपोर्ट कर रहे वो वहाँ पे फंक्शन नहीं करेंगे। तो ये कंपैटिबिलिटी लेवल उसके वर्जन्स के साथ को रिलेट करता है।
इसी तरह जो है यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आ रही हैं। तो उसमें डेटाबेस की एक प्रॉपर्टी है कि ऑटो क्लोज की प्रॉपर्टी है। ऑटो क्लोज प्रॉपर्टी जो होती है वो डेटाबेस की प्रॉपर्टी ये से ऑटो क्लोज क्या करती है, ये डेटाबेस बेस की ऑटो क्लोज प्रॉपर्टी ये देख रहे हैं हम, बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है ये फॉल्स होती है। और अगर हम इसको जो है ट्रू कर देंगे तो इससे क्या होगा कि जो ही ये जितने भी डेटाबेस से कनेक्ट यूज़र्स कनेक्टेड हैं, जितने डेटाबेस से कनेक्शन ओपन है, ये उस वक्त तक डेटाबेस जो होगी ओपन रहेगी। जब वो कनेक्शन क्लोज हो जाएंगे तो डेटाबेस भी ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। तो ये परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा फीचर नहीं है, क्योंकि जब डेटाबेस क्लोज होगी तो जितने भी उसकी कैशे के अंदर डेटाबेस के मेमोरी जो मॉडल में जो उसकी कैशे होगी उसके अंदर जितने भी क्यूरी प्लान्स स्टोर होंगे और जो कैशे डाटा होगा वो सारा फ्लश हो जाएगा, मेमोरी क्लियर हो जाएगी। और फिर जो है कोई यूज़र जो कि सेम क्यूरी को जो उसने पहले एग्जीक्यूट किया है दोबारा एग्जीक्यूट करेगा, तो उसको दोबारा से जो है वो उसका प्लान क्रिएट होगा और उसको डाटे को दोबारा से डिस्क के से लोड करना पड़ेगा मेमोरी कैशे के अंदर, क्या बफर के अंदर। तो इससे क्या होगा कि इनपुट आउटपुट जो होगी वो बढ़ जाएंगी और इससे परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन होगी। तो ये इस वजह से इसको बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स ही होना चाहिए। ये परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है कि बाय डिफ़ॉल्ट इट शुड बी फॉल्स। तो इसी तरह जो है इसका नेक्स्ट फीचर हम देखते हैं वो कौन सा है। इसका नेक्स्ट फीचर जो है वो है ऑटो क्रिएट इंक्रीमेंटल स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स जो होते हैं ये जब क्यूरी एनालाइजर जो होता है क्यूरी प्लान को क्रिएट कर रहा होता है तो उसके लिए एक्यूरेट स्टैटिस्टिक्स होना ज़रूरी होते हैं। अगर स्टैटिस्टिक्स एक्यूरेट नहीं होंगे, अप टू डेट नहीं होंगे, तो फिर क्यूरी प्लान जो होगा वो प्रॉपर नहीं होगा, एफिशिएंट नहीं होगा। और जो उसको जो है क्यूरी प्लानर को जो क्यूरी प्लान क्रिएट करता है उसको करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी क्यूरी प्लान को क्रिएट करने से, इससे परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन होगी। इस वजह से जो स्टैटिस्टिक्स जो होंगे वो प्रॉपर होने चाहिए और अप टू डेट होने चाहिए। तो इंक्रीमेंटल स्टैटिस्टिक्स का फीचर जो होता है ये 2014 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था। ये फीचर जो है उसी वक्त हम हमारे लिए जो है ये एप्लीकेबल है जब अगर हम पार्टीशनिंग यूज़ कर रहे हैं, यानी अगर हम डेटाबेस की फाइल्स की पार्टीशनिंग यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट उसकी फाइल्स की पार्टीशनिंग है, तो फिर ये इन ऑटो इंक्रीमेंटल वाला फीचर जो है हेल्पफुल होगा। इफ़ यू आर मल्टीपल यूजिंग पार्टीशन, this may be very useful feature for you. In most cases user have multiple partitions। और उन मल्टीपल पार्टीशन के अंदर जो एक टेबल के अंदर लॉट ऑफ डाटा होता है, तो उस टेबल्स की क्या की कर दी हमने, पार्टीशंस कर दी। तो जब पार्टीशंस करके अब जो है उसकी सपोज एक टेबल के अंदर लॉट ऑफ डाटा है, जीबीज में डाटा है, अब उस टेबल्स की पार्टीशन कर दी या उस टेबल्स को हमने जो है मंथ वाइज पार्टीशन कर दी कि हर मंथ का एक एक डाटा एक पार्टीशन क्रिएट कर दी। तो अब सपोज जो है अब जुलाई मंथ है तो उसमें जो अब डाटा जो आ रहा है वो जुलाई का आ रहा है, जो पिछले वाली पार्टीशन उसमें कोई भी डाटा नहीं आ रहा। और अब कोई अपडेट स्टैटिस्टिक होना चाहिए, तो जो अभी करंट जिसमें डाटा आ रहा है तो अपडेट स्टैटिस्टिक सिर्फ उस पार्टीशन को करना चाहिए। बाकी पार्टीशंस को के ऊपर जो है वो क्योंकि कुछ भी उसके ऊपर मैनिपुलेशन हो रही है, डाटा की कोई चेंजेस नहीं आ रहे, न्यू डाटा नहीं आ रहा, तो उसमें जो है स्टैटिस्टिक्स ऑलरेडी अपडेटेड हैं। तो जब आप स्टैटिस्टिक्स अपडेट चलें तो उन पार्टीशंस को उनको टच नहीं करना चाहिए। जो 2014 से पहले क्या होता था कि जब ये स्टैटिस्टिक्स को अपडेट करते थे वो जितनी भी पार्टीशन है वो सब को अपडेट करना स्टार्ट कर देता था, और इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग और परफॉर्मेंस कंज्यूमिंग जो है ये एक्टिविटी होती थी और इसमें लॉट ऑफ टाइम लगता था। तो ये 2014 में क्या हुआ कि जो पार्टीशंस मतलब कि पार्टीशन वाइज भी इसकी जो है वो स्टैटिस्टिक्स को अपडेट किया जा सकता है। और 2012 से और अर्लियर वर्जन में ये इस तरह का फीचर अवेलेबल नहीं था। तो इस तरह हम देखते हैं कि इसका नेक्स्ट फीचर जो होता है वो ऑटो क्रिएट स्टैटिस्टिक्स, इसकी एक प्रॉपर्टी है। अगर हम इसको सेट कर देंगे तो ऑटो क्रिएट स्टैटिस्टिक्स क्या होती हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है डेटाबेस इंजन जो होता है वो जब भी एक नया टेबल जो होता है नया टेबल के ऊपर हम इंडेक्स क्रिएट करते हैं, एक टेबल है उसके ऊपर इंडेक्स क्रिएट करेंगे तो उसके स्टैटिस्टिक्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन अगर वो नॉन इंडेक्स कॉलम है तो उसमें फिर जो है अगर ये ऑप्शन ट्रू होगी ऑटो क्रिएट स्टैटिस्टिक्स, तो फिर वो स्टैटिस्टिक्स क्रिएट करेगा जो कि उसके जो है क्यूरी के
प्रीडिक्शन के लिए कॉलम यूज़ होंगे, उसमें यूज़ होंगे नॉन इंडेक्स कॉलम। तो अगर ये प्रॉपर्टी ट्रू होगी तो फिर उसके ऊपर ऑटोमेटिकली स्टैटिस्टिक्स क्रिएट होंगे, अदरवाइज जो होंगे वो नहीं क्रिएट होंगे। तो अब ये ऑटो क्रिएट स्टैटिस्टिक्स की प्रॉपर्टी ट्रू होगी तो फिर नॉन इंडेक्स कॉलम के ऊपर भी स्टैटिस्टिक्स सिस्टम डेटाबेस इंजन ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगा। इस तरह एक प्रॉपर्टी है ऑटो अपडेट स्टैटिस्टिक्स। डेटाबेस जो है वो स्टैटिस्टिक्स को अगर ये ऑटोमेटिकली जो है वो अपडेट कब करेगा, जब जो है उसमें जो है जब डॉट एक ऐसा टेबल है जो एम्प्टी था उसके अंदर अब डाटा इंसर्ट किया है तो उसके स्टैटिस्टिक्स ऑटोमेटिकली अपडेट्स हो जाएंगे अगर ये प्रॉपर्टी ट्रू होगी। या दूसरे सिनेरियो में अगर ऑलरेडी इसके अंदर डाटा, लेकिन डाटा की रोज जो है 500 हैं, लेस देन 500 हैं, और जब 500 से ज़्यादा होंगी तो ये इनका एक काउंटर होता है उसके पास जिसके अंदर उस टेबल की रोज़ की काउंटिंग होती है कि हाउ मच रोज़ आर इन दिस टेबल। अगर ये जब जिसके अंदर टेबल के अंदर लेस देन 500 रोज़ होंगी और उनका काउंटर चेंज होगा, 500 से ज़्यादा रोज़ आएंगी तो फिर भी उसको वो जो है ऑटोमेटिकली स्टैटिस्टिक्स को अपडेट कर देगा। लेकिन अगर रोज़ जो है टेबल के अंदर मोर देन 500 हैं और उसमें जो है आप स्टैटिस्टिक्स कैसे अपडेट होंगे जब ये प्रॉपर्टी ट्रू होगी, तो वो जितना भी वो उसके अंदर रिकॉर्ड्स होंगे, क्योंकि मोर देन 500 है, उसका 20% निकालेगा तो 500 में वो 20% ऐड करेगा। तो वो 20% ऐड करके जब उस काउंटर को रीच कर जाएगा 500 प्लस जितना उसके अंदर डाटा है उसका 20% लिया, तो अगर वो उस काउंटर तक रीच कर गया तो फिर उसको जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो अपडेट कर देगा इन दैट सिनेरियो इफ वी हैव मोर देन 500 रैकेट्स इन अ टेबल। तो ये ऑटो अपडेट स्टैटिस्टिक्स इस तरह से जो है अगर ये प्रॉपर्टी ट्रू होगी तो इस तरह ये उसको ऑटो अपडेट करेगा। इस तरह जो है इसकी एक प्रॉपर्टी और कॉमन सी प्रॉपर्टी है क्लोज कर्सर ऑन कमिट। कर्सर जो है वो हमने प्रीवियस मॉड्यूल में देखा था कि ये जो है एक डेटाबेस का एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। कर्सर क्या करता है कि कर्सर जो कि जब हम एक डेटाबेस से क्यूरी करते हैं, लाइक हमने डेटाबेस को कहा कि सिलेक्ट एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय जेंडर और एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। तो ये एम्प्लॉय का ये जो डाटा लेकर आएगा इसको एक रिजल्ट सेट कहते हैं, और इस रिजल्ट सेट से जो भी जितने भी रिकॉर्ड्स आएंगे उसको रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड, अगर यूज़र जो है उसके ऊपर रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड, सपोज उसके अंदर 100 रैकेट है तो यूज़र जो है पहले रिकॉर्ड को एक्सेस करके उसके ऊपर कुछ मैनिपुलेशन करना चाह रहा है, फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड को, फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड को। तो अगर हम इस तरह का एक सिनेरियो चाहते हैं तो उसके लिए फिर हमें कर्सर यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि कर्सर जो होता है वो रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड जो होता है ऑपरेशन एग्जीक्यूट करता है। तो कर्सर लाइक इट्स अ लूप। तो अब ये है जो प्रॉपर्टी, अगर हम इस प्रॉपर्टी को कर्सर ऑन कमिट, अगर ये प्रॉपर्टी हम ट्रू कर देंगे तो जो कर्सर, अगर हमने एक ट्रांजैक्शन स्टार्ट की हुई है, एक कर्सर को एक ट्रांजैक्शन के अंदर है, तो जब वो ट्रांजैक्शन कमिट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली कर्सर क्लोज हो जाएगा, क्योंकि कर्सर जब कंप्लीट होता है तो उसको कर्सर को एक क्लोज भी करना होता है। तो अगर ये प्रॉपर्टी ट्रू है, कर्सर ऑन कमिट वाली प्रॉपर्टी ट्रू है, तो फिर ये जब ट्रांजैक्शन जिसके अंदर ये कर्सर ओपन किया हुआ है, अगर वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई, कमिट हो गई, तो फिर ऑटोमेटिकली कर्सर क्लोज हो जाएगा। या अगर ट्रांजैक्शन जो है रोल बैक हो गई तो भी ये इसको कर्सर को क्लोज कर देगा। लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी ट्रू ना हुई, फॉल्स हुई, तो फिर जो है अगर ट्रांजैक्शन जो है कमिट हो गई तो जो है उसके फिर जो है अगर कमिट हुई तो कर्सर जो है इट्स व्हेन इट फॉल्स हम कर्सर रिमेन्स ओपन, उसमें ट्रांजैक्शन में ओपन रहेंगे जब वो कमिट होगी, और जब अगर रोल बैक होगा तो भी जो है फिर वो क्लोज नहीं होंगे। वो कर्सर की टाइप्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। और कर्सर जो होते हैं वो इसमें एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिफ़ॉल्ट कर्सर टाइप। इसमें जो डिफ़ॉल्ट कर्सर टाइप जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट ग्लोबल आ रहा होता है, इसको हमने इसके अंदर लोकल और ग्लोबल की ऑप्शन होती हैं। तो ये सेम लाइक जो होता है टेम्परेरी टेबल्स की तरह के होते हैं, कि जैसे जो हमने देखा था टेम्परेरी टेबल जो होते हैं डाटाबेस के अंदर क्रिएट होते हैं, और ये लोकल टाइप्स के होते हैं और ग्लोबल टाइप्स के होते हैं। ग्लोबल टेम्परेरी टेबल जो होते हैं रिमोटली भी एक्सेस हो सकते हैं, थ्रू आउट ग्लोबली एक्सेस हो सकते हैं, कहीं पे भी वो यूज़र जो उनको एक्सेस कर सकता है। जबकि लोकल जो होते हैं सिर्फ उसी कनेक्शन के अंदर एक्सेसिबल होते हैं। जो यूज़र एक कनेक्शन ओपन करता है तो उस कनेक्शन में जो लोकल टेबल का स्कोप सिर्फ वहीं तक होता है, जबकि ग्लोबल जो होता है एवरी यूज़र कैन एक्सेस दैट ग्लोबल टेबल्स। तो सेम लाइक जो है कर्सर होते हैं, तो कर्सर की बाई डिफ़ॉल्ट टाइप जो होती है यहाँ पे
ग्लोबल आ रही होती है, इसको हम लोकल भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है एक कर्सर की प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है फाइल स्ट्रीम। फाइल स्ट्रीम प्रॉपर्टी जो होती है ये हमने प्रीवियस मॉड्यूल में जब डेटाबेस के प्रॉपर्टीज़ को जब हम एसक्यूएल सर्वर के नोड की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे भी एक फाइल स्ट्रीम की प्रॉपर्टी थी जिसको जो होता है इनेबल या डिसेबल करना पड़ता था। फाइल स्ट्रीम की प्रॉपर्टी को ट्रू या फॉल्स करना होता था। अगर फाइल स्ट्रीम की प्रॉपर्टी ट्रू होगी तो फिर क्या होगा कि एसक्यूएल सर्वर की जो ग्लोब टाइप की डाटा होगा, यानी कि एसक्यूएल सर्वर के अंदर जो डाटा हम स्टोर करते हैं हर उनकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होती हैं। कुछ न्यूमेरिक्स टाइप का होता है, कुछ जो होता है वो करेक्टर टाइप्स का होता है, कोई एन करेक्टर टाइप का होता है। तो इसी तरह एक ग्लोब टाइप की होती है जिसमें इमेजेस और जो है वो एसक्यूएल सर्वर की जो है डिफरेंट फाइल्स, एक्सेल, पीडीएफ फाइल्स वगैरह जो होती हैं वो स्टोर हो सकती हैं। तो जब ये इस टाइप का डाटा आएगा तो अगर ये प्रॉपर्टी फाइल स्ट्रीम की ट्रू होगी तो फिर एसक्यूएल सर्वर उसको अपनी डाटाबेस उस डाटाबेस में नहीं स्टोर करेगा। उसके लिए जो है वो एन टी एफ एस सिस्टम के ऊपर यानी डिस्क के ऊपर उस उन फाइल्स को स्टोर करेगा। और लेकिन इस जब हम डाटाबेस का बैकअप लेंगे तो वो उनका भी बैकअप ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो इससे क्या होगा, ये जो है ये परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये एक अच्छा फीचर है। और इसमें जो है वो डाटाबेस का साइज़ जो होता है वो अगर इन टाइप्स को अगर हम डाटाबेस के अंदर स्टोर करने कर देंगे तो डाटाबेस का साइज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन ये जो डिस्क के ऊपर स्टोर करेंगे तो फिर डाटाबेस का साइज़ भी मेंटेन रहेगा। तो परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा फीचर है। तो ये जब हम इस फाइल स्ट्रीम के एक डाटाबेस जब क्रिएट करेंगे तो वहाँ हम देखेंगे कि इसकी कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स हमें करनी पड़ेंगी। तो इसका एक और इम्पोर्टेंट फीचर जो है वो एक पैरामीटर स्निफिंग है। पैरामीटर स्निफिंग जो होता है ये भी परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक जो है फीचर इंट्रोड्यूस हुआ था। और ये जो एसक्यूएल सर्वर 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ था और इससे इसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया जा सकता है। और जब हम ये परफॉर्मेंस के मॉड्यूल्स को स्टडी करेंगे तो उसके अंदर हम पैरामीटर स्निफिंग को के चेक करके देखेंगे, प्रोसीजर्स क्रिएट करेंगे तो देखेंगे कि कैसे ये जो है परफॉर्म करता है। तो ये यूज़ होता है एसक्यूएल सर्वर के स्टोर प्रोसीजर्स के अंदर जो पैरामीटर यूज़ होते हैं उनको जो वैल्यूज़ भेजा जाती है जब एसक्यूएल सर्वर का प्रोसीजर फर्स्ट टाइम जब एग्जीक्यूट होता है और उसको जब हम वैल्यू उसके अंदर पैरामीटर्स हैं उनको जब वैल्यू भेजते हैं और वो डेटाबेस इंजन उसको एग्जीक्यूट करता है तो उसका जो क्यूरी प्लान क्रिएट करता है तो एसक्यूएल सर्वर उसको क्यूरी कैशे में अपनी अपनी कैशे में प्लान कैशे के अंदर स्टोर कर लेता है। अब नेक्स्ट टाइम जब स्टोर प्रोसीजर एग्जीक्यूट होगा उसको पैरामीटर कुछ भी भेजेंगे लेकिन वो जो प्लान उसने सेव कर लिया उसी को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये पैरामीटर स्निफिंग कहलाती है। अब हम देखेंगे इससे परफॉर्मेंस को के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, परफॉर्मेंस डिग्रेड होती है। अगर डिग्रेड होती है तो इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये जब हम इस मॉड्यूल को में जाएंगे तो वहाँ इन डिटेल जो है हम प्रोसीजर को क्रिएट करेंगे और फिर उसकी एग्जीक्यूशन करेंगे। एग्जीक्यूशन में हम देखेंगे कि वो उसका जो है प्लान कैसे एसक्यूएल सर्वर ने क्रिएट किया है और उस प्लान में जो है वो कैसे उसके ऊपर परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट हो रहा है। तो अभी जो है हमने ये डेटाबेस की जो है मेन मेन प्रॉपर्टीज़ को जो था हमने स्टडी किया। और कि डाटाबेस को जो हमने क्रिएट किया फिर देखा कि को बाय डिफ़ॉल्ट जो है कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं मॉडल डाटाबेस में ऐसे आती हैं और हम उनको कैसे चेंज कर सकते हैं और उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ का क्या क्या काम है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ को हमें इनका बेसिक पर्पस पता होना चाहिए ताकि हमें जो है इनको चेंज करने से पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि फॉर व्हाट पर्पस वी आर गोइंग टू चेंज द वैल्यूज़ फॉर दीज प्रॉपर्टीज़। ये अब हम एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में अभी हमने जो ट्रेडिंग डीबी के नाम से डेटाबेस क्रिएट की थी तो हमने ये देखा कि इसके अंदर जो है कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो गए। इसमें जो है अभी हम फर्स्ट जो है इसकी सिक्योरिटी को डिस्कस करते हैं। अभी सिर्फ जो है हम स्टोरी की एसक्यूएल सर्वर की सिक्योरिटी की बेसिक्स को डिस्कस करेंगे और इन डिटेल जो है हम जब सिक्योरिटी और ऑथेंटिकेशन वाले मॉड्यूल में जाएंगे तो वहाँ जो है हम इसके जो है इन डिटेल जो है इन यूज़र्स को, रोल्स को, स्कीमास को और प्रिंसिपल्स को, लॉगिन्स को इन डिटेल जो है वो डिस्कस करके इनके डिफरेंट सिनेरियोज क्रिएट करके इनको देखेंगे। राइट नाउ जो है हम देखते हैं कि यूज़र्स क्या होते हैं, रोल्स क्या होते हैं, स्कीमास क्या होती हैं और जो है लॉगिन्स, इन सब का आपस में रिलेशनशिप क्या क्या है। क्योंकि हमने देखा कि एक लॉगिन का यूज़र्स के साथ रिलेशनशिप होना ज़रूरी है। लॉगिन जब तक यूज़र से मैप नहीं होगा तो वो लॉगिन जो है वो डेटाबेस के अंदर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता। तो जब भी हम एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं अगर तो उसके अंदर जो है डिफ़ॉल्ट यूज़र जो होता है एक डीबीओ
सिस्टम जो ऑटोमेटिकली डेटाबेस इंजन एक डिफ़ॉल्ट यूज़र जो क्रिएट कर देता है जिसका नाम जो होता है वो डीबीओ होता है। तो वो डीबीओ जो होता है डेटाबेस ऑनर होता है, ये डिफ़ॉल्ट यूज़र होता है। अब अगर हमने कोई यूज़र नहीं क्रिएट किया और हम उस डेटाबेस के अंदर कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो सारा जो भी हम उस डेटाबेस में कोई टेबल क्रिएट करेंगे, कोई और ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो उसका डिफ़ॉल्ट जो होगा, ऑनर जो होगा वो डीबीओ बन जाएगा। तो अब हम पहले ये इस मॉडल को समझते हैं कि ये इनका आपस में रिलेशनशिप क्या होता है, ये हमें क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, सो दैट कि फिर हम नेक्स्ट जब इनको क्रिएट करना जाएँ, हमें क्लियर होना चाहिए कि हम यूज़र्स क्रिएट करने जा रहे हैं तो हम इसको कैसे मैप करेंगे, इसका पर्पस क्या है, इसको कौन सी परमिशन असाइन करनी है, रोल्स का क्या रोल होता है और प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो हम पहले इस मॉडल को जो है, इसकी डायग्राम को देख के इनका आपस में रिलेशनशिप समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास एक डायग्राम है, इसमें देखें ये कंप्लीट जो है, इसको एसक्यूएल सर्वर आप कह लें, ये इसका एसक्यूएल सर्वर का सपोज एक मैनेजमेंट स्टूडियो है, ये इसका एसक्यूएल सर्वर का इंस्टेंस है। एसक्यूएल सर्वर का इंस्टेंस में जो है, अब हमने कनेक्शन ओपन करना है उस एसक्यूएल सर्वर के इंस्टेंस के साथ। हमने जब कनेक्शन ओपन करेंगे तो हमारा वहाँ कोई ना कोई लॉगिन होना चाहिए जिसके ज़रिए से हम ऑथेंटिकेट कर सकें। तो हमने जो है अभी जो एसक्यूएल सर्वर में एक मैनेजमेंट स्टूडियो में लॉगिन जिससे ऑथेंटिकेशन की थी, वो एक विंडो का यूज़र था और विंडोज ऑथेंटिकेशन मॉडल यूज़ किया था। सपोज ये वाला एक यूज़र है, डोमेन यूज़र है, इसके ज़रिए हमने एसक्यूएल सर्वर के में अंदर ऑथेंटिकेशन की। एसक्यूएल सर्वर ने उस लॉगिन को ऑथेंटिकेट किया और कनेक्शन को ओपन कर दिया। जब ये कनेक्शन जो है इसका ओपन करेगा एसक्यूएल सर्वर, जब उसको ऑथेंटिकेट करेगा, वो देखेगा कि इसको इसका इस सर्वर के अंदर रोल क्या है। ये रोल जो होता है, रोल क्या होता है कि रोल जो होता है ये एक ग्रुप होता है जिसके ऊपर कोई परमिशन सेटिंग होती है। परमिशन का एक जो होता है कलेक्शन ऑफ परमिशन जो होती हैं, उनको एक अगर हम एक जब परमिशन का एक ग्रुप बना देते हैं तो उसको एक रोल कहते हैं। परमिशन के जो हमने एक ग्रुपिंग की होती है, उन ग्रुपिंग के जो है वो डिफरेंट नेम्स रखते हैं, तो वो यानी कि वो डिफरेंट रोल्स कहलाएंगे। कि रोल्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ परमिशंस होता है। जो भी यूज़र जो होता है, जो भी लॉगिन जो होता है उस रोल का पार्ट होगा, तो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली वो परमिशंस जो होती हैं अप्लाई हो जाएंगी। ये मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ईजी होता है। इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग ईच परमिशन ऑन लॉगिन बाई लॉगिन, अगर हम ये परमिशन कि इस लॉगिन के ऊपर ये परमिशन दे दो, ये वाली परमिशन, नंबर 3 परमिशन, नंबर 4 परमिशन, अगर हमारे पास उन परमिशन का हमने एक सेट तैयार किया हुआ है जिसको रोल कहते हैं, और उस लॉगिन को उस रोल के अंदर डाल देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि उसके ऊपर वो परमिशंस एप्लीकेबल्स हो जाएंगी। अगर सेम टाइप का हमें एक और लॉगिन क्रिएट करना होगा, उसको सेम परमिशन देनी होगी, तो हमें बार बार वो कि उसके बार बार एक एक परमिशन अप्लाई नहीं करने पड़ेगी, हम उसको उस रोल का पार्ट बना देंगे उस लॉगिन को। जब उस रोल का पार्ट बनाएंगे तो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली वो परमिशंस क्या होंगी, अप्लाई हो जाएंगी। ये जो लॉगिन है, सपोज ये लॉगिन जो था, ये जो विंडोज़ का लॉगिन था, इसके अंदर एसक्यूएल सर्वर का जो रोल है, रोल क्या ग्रुप ऑफ परमिशन जो है, फिक्स सर्वर जो रोल है, वो उस रोल के अंदर एक जो परमिशन है वो पब्लिक है और सिस एडमिन है। ये इसके रोल्स हैं जिसका ये पार्ट है। और ये रोल्स जो होता है, ये जो है फिक्स सर्वर रोल जिसके अंदर ये वाली परमिशन है, उसका ये लॉगिन जो है ये पार्ट है। और क्योंकि ये लॉगिन जो होता है ये मास्टर डाटा, ये जो है इसकी जो है इंफॉर्मेशन मास्टर डाटाबेस में होती है और ये सर्वर लेवल के ऊपर ऑथेंटिकेटेड होता है, तो इसको हम सर्वर प्रिंसिपल कह देते हैं। ये लॉगिन प्लस इसका जो रोल होता है उसको प्रिंसिपल बोलते हैं। और जो प्रिंसिपल जो होता है, जो कि सर्वर लेवल के ऊपर होता है, क्योंकि लॉगिन जो होता है वो सर्वर लेवल के ऊपर होता है, पूरे एसक्यूएल सर्वर के लिए होता है, उसकी हर डाटाबेस के लिए होता है। सर्वर लेवल के ऊपर उसका स्कोप सर्वर लेवल के ऊपर होता है, और उसकी जो रोल्स होते हैं, जो सेट ऑफ परमिशंस होते हैं, वो भी सर्वर लेवल के ऊपर होते हैं। इसको जो भी परमिशन मिलेगी, जो रोल मिलेगा, वो पूरे सर्वर के ऊपर एप्लीकेबल होगा। इस वजह से इस लॉगिन को और इसके जो ये रोल्स हैं उनको प्रिंसिपल बोलते हैं, और ये प्रिंसिपल्स हैं सर्वर लेवल के प्रिंसिपल्स। अब ये लॉगिन जब ऑथेंटिकेट हो गया और अब ये एसक्यूएल सर्वर के अंदर जो है इसका कनेक्शन ओपन हो गया, तो इस लॉगिन का अब ये इस डेटाबेस के अंदर इसने अगर कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तो जो है इस डेटाबेस के जो यूज़र्स हैं, जब तक उस यूज़र के साथ इस लॉगिन की मैपिंग नहीं होगी, तो ये इस डेटाबेस के अंदर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये डेटाबेस का एक यूज़र है जेईवी के नाम से। इस डेटाबेस के यूज़र
का जो जब हमने ये क्रिएट किया, पहले जब ये यूज़र क्रिएट करेंगे तो ये डेटाबेस का एक यूज़र क्रिएट हुआ। सेम लाइक इसको जब डेटाबेस के अंदर भी जो होते हैं रोल्स होते हैं जिनको डेटाबेस रोल्स कहते हैं, इनको सर्वर रोल्स कहते हैं। और जो फिक्स सर्वर रोल्स होते हैं उनकी फिक्स परमिशन होती है, उनको चेंज नहीं किया जा सकता। और इसी तरह डेटाबेस के अंदर रोल्स होते हैं, उनको फिक्स्ड डेटाबेस रोल्स भी कह सकते हैं जिनके परमिशंस को चेंज नहीं किया जा सकता। यूज़र डिफाइंड रोल्स भी होते हैं जिसमें यूज़र खुद जो है परमिशंस जो है वो सेट कर सकता है कि इस रोल को ये परमिशंस है। और एक फिक्स्ड रोल्स होते हैं जो कि प्री डिफाइंड होते हैं, और उनको चेंज नहीं किया जा सकता। अब ये जब हमने यूज़र डेटाबेस के अंदर क्रिएट किया जिसका यूज़र का जो है ये नेम JAV है, और ये जो है ये इसको हमने इस रोल का पार्ट बना दिया। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है पब्लिक होगा, और DB ऑनर वाला रोल इसको असाइन किया। तो अब ये डेटाबेस के अंदर जो भी ये रोल क्रिएट करेगा, उस के डेटाबेस का ऑनर कौन होगा, वो JAV होगा। अगर ये टेबल क्रिएट करेगा, ये डेटाबेस के अंदर कुछ प्रोसीजर्स क्रिएट करेगा, जो इस ये क्रिएट करेगा उसके ऑनर में ये आएगा JAV। और इस यूज़र को जो है हम मैप कर रहे हैं कि इसका लॉगिन कौन सा है, ये वाला लॉगिन है। विंडोज़ का इस लॉगिन के साथ इसकी मैपिंग जब कर देंगे तो अब ये जो है बेसिकली ये सेम ही है। इधर इसका रोल कुछ और है, यहाँ जब ये एंटर होगा इसका रोल कुछ होगा, लेकिन बेसिकली ये सेम ही है। जब मैपिंग की तो ये अब डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो सकता है, डेटाबेस के अंदर एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। तो अब ये जो यूज़र जो था जिसको हमने क्रिएट किया, और ये यूज़र और जो इसको रोल्स असाइन किए, रोल्स जो कि ग्रुप ऑफ परमिशंस होते हैं, जब हमने इसको किसी रोल का पार्ट बना दिया तो अब ये जो रोल्स हैं और जो ये यूज़र हैं, ये जो है डेटाबेस प्रिंसिपल कहलाते हैं। ये रोल और ये जो यूज़र है इसको डेटाबेस प्रिंसिपल कहते हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को हमें क्लियर करना चाहिए और इनका आपस में देखना चाहिए कि क्या इनका आपस में रिलेशंस है, सो दैट इट शुड बी क्लियर व्हेन वी आर गोइंग टू डू द प्रैक्टिकल वर्क। तो अब ये यूज़र और डेटाबेस के जो रोल्स हैं वो डेटाबेस प्रिंसिपल कहलाते हैं। जो लॉगिन प्लस जो सर्वर रोल्स हैं वो सर्वर लेवल के प्रिंसिपल्स कहलाते हैं। तो अब ये जो यहाँ पे जो इसको रोल्स असाइन किए वो डेटाबेस प्रिंसिपल्स हो गए। अब ये यूज़र जो होता है इसके अंदर जो है वो एक स्कीमा क्रिएट कर सकता है। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा भी एक कंटेनर होता है। उस कंटेनर के अंदर जो है वो जितने भी ये अपनी कुछ क्रिएशन करेगा, कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, यूज़र क्या कर सकता है कि उस स्कीमा के अंदर अपने सारे ऑब्जेक्ट्स को रख सकता है। यानी स्कीमा एक कंटेनर है, और अब जो यूज़र जो है अपने जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, कोई टेबल क्रिएट करेगा, उसके अंदर कोई प्रोसीजर क्रिएट करेगा, तो वो जो स्कीमा उसने क्रिएट किया उनसे रिलेटेड जो होता है वो स्कीमा में रख सकता है। यानी कि ये मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इजी है, ये ग्रुपिंग करने के लिए है। लाइक जो है अगर एक हमारी डेटाबेस जो है वो हमने जब ट्रेडिंग की डेटाबेस को डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस मॉड्यूल्स में, उसमें हमने देखा था कि ट्रेडिंग के डेटाबेस के अंदर जो है इन्वेंट्री भी मेंटेन हो रही है, इन्वेंट्री से रिलेटेड यूज़र्स भी हैं, उसमें परचेजिंग हो रही है, परचेजिंग से रिलेटेड एम्प्लॉयज़ हैं, और सेल्स हो रही है, सेल्स से रिलेटेड एम्प्लॉयज़ हैं। अब ये तीन जो है डिफरेंट जो है इसके अंदर जो है एक्टिविटीज़ हैं, और तीनों के डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं, यूज़र्स हैं, और तीनों के डिफरेंट जो है वो एक्टिविटीज़ हैं। तो हम इनके जो है ये यूज़र अगर ये यूज़र जो क्रिएट कर रहा है सपोज एक स्कीमा, और ये जो है अगर यूज़र HR से रिलेटेड यूज़र है तो ये HR से रिलेटेड एक स्कीमा क्रिएट कर सकता है। और जो HR से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, लाइक HR का काम क्या है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में न्यू एम्प्लॉय आएगा उसका अकाउंट्स क्रिएट करना, उस एम्प्लॉयज़ के जो है वो उस एम्प्लॉयज़ को जो है कुछ उसके बेनिफिट्स डेटाबेस में एंटर करना कि ये एम्प्लॉय क्या क्या इसको यहाँ बेनिफिट्स मिल सकते हैं, उस एम्प्लॉयज़ की जो है अटेंडेंस कैलकुलेट करना। इससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होंगी उससे एक ग्रुप क्रिएट करेंगे, स्कीमा क्रिएट कर लेंगे, और उसके अंदर HR से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ जो भी टेबल्स होंगे HR के, जो भी HR के प्रोसीजर्स होंगे वो इस HR से रिलेटेड स्कीमा में रख देंगे। और अगर एक सेल्स से रिलेटेड स्कीमा क्रिएट करेंगे तो आप सेल्स मैन, सेल्स के जो डाटा है, सेल्स के जो कस्टमर्स हैं, उन सबको जो है अब एक अलहदा ग्रुप के अंदर रख सकते हैं जिसको, और जो सेल्स का स्कीमा कहेंगे, इस स्कीमा का नाम HR रख दिया। सेल्स से रिलेटेड जो कंटेनर क्रिएट करेंगे उस स्कीमा का नाम जो है सेल्स रख देंगे। इससे मैनेजमेंट जो होती है वो ईजी हो सकती है, क्योंकि अब ये जो एक स्कीमा के अंदर जो उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं, अब हम जब स्कीमा के ऊपर भी एक स्कीमा के लेवल के ऊपर भी परमिशन सेट कर सकते हैं कि ये इस स्कीमा
स्कीमा को जो है सिर्फ सिलेक्ट की ऑप्शन है, इस जो भी इस तरह की जो भी हम परमिशन जो है स्कीमा लेवल के ऊपर सेटिंग करेंगे वो स्कीमा के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे ऑटोमेटिकली उनके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो ये मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इज़ वेरी इजी, और एक स्कीमा को ये जो है डाटा दूसरे स्कीमा वाला एक्सेस नहीं कर सकेगा यूज़र, अगर उसका यूज़र डिफरेंट है। तो इससे हम जो है वो सेग्रीगेट भी कर सकते हैं ताकि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ इंटरफेयर ना कर सके, एक डिपार्टमेंट का डाटा और एक डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्ट जो हैं दूसरे डिपार्टमेंट से बिल्कुल आइसोलेट रहें। तो स्कीमा क्या हुआ, स्कीमा एक कंटेनर है जिसमें उससे रिलेटेड जो होते हैं ऑब्जेक्ट जो हैं वो रखे जा सकते हैं, और ये इसकी यानी एक काइंड ऑफ एक ग्रुप बन जाता है डाटाबेस के अंदर डाटा। तो इसकी फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू इट्स इजी। तो ये जो भी यूज़र स्कीमा क्रिएट करेगा बाय डिफ़ॉल्ट वही उस स्कीमा का जो होगा वो ऑनर होगा। तो अब हमें जो है हम पता चला कि लॉगिन जो होते हैं वो सर्वर लेवल के ऊपर होते हैं, उनका स्कोप सर्वर लेवल के ऊपर होता है। उस सर्वर लेवल के ऊपर जो भी एक्टिविटीज़ होंगी वो लॉगिन जो होते हैं उस एक्टिविटीज़ के ऊपर इफेक्ट कर सकते हैं एज पर देयर रोल्स। तो रोल्स क्या होते हैं, सेट ऑफ परमिशंस होते हैं। एक परमिशंस डिफरेंट परमिशंस को ग्रुपिंग करके एक रोल बना देते हैं। इसी तरह जो होते हैं सर्वर लेवल के ऊपर जो रोल्स होंगे उनको सर्वर लेवल रोल्स कहेंगे। उसके अंदर फिक्स सर्वर लेवल रोल्स में क्या होता है कि प्री डिफाइंड सारी परमिशन सेट हैं जिनको चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये जब हम एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉलेशन करते हैं ये उस बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे इंस्टॉल्ड हो जाते हैं इनकी। तो ये अगर जो इसका पार्ट होगा यूज़र जो भी परमिशन जो भी रोल उसको असाइन किया जाएगा, लाइक सिस एडमिन का जो रोल होता है एक हाईली इफेक्टिव रोल होता है, इसको ऑल काइंड ऑफ परमिशंस होती हैं। सिस एडमिन रोल कैन डू एनीथिंग। तो जो भी इस रोल का पार्ट होगा, जो लॉगिन इस रोल का पार्ट होगा वो लॉगिन के पास हर किस्म की अथॉरिटी होगी। तो इस वजह से ये रोल्स जो होते हैं ये मैनेजमेंट को इजी करने के लिए होते हैं। तो ये रोल्स और जो लॉगिन्स होते हैं जो सर्वर लेवल के ऊपर होते हैं उनको सर्वर लेवल प्रिंसिपल्स कहते हैं। ये सर्वर प्रिंसिपल्स होते हैं सर्वर लेवल के रोल्स और लॉगिन्स। और जो यूज़र्स होते हैं वो डेटाबेस के लेवल के ऊपर होते हैं, और यूज़र्स को भी को भी जो है वो मैनेजमेंट के परमिशंस की मैनेजमेंट के लिए उनके रोल्स डिफाइंड होते हैं। फिक्स्ड डेटाबेस रोल्स भी होते हैं, यूज़र डिफाइंड डेटाबेस रोल्स भी होते हैं। और जब हम उस रोल्स का पार्ट बना देते हैं तो जो भी इस रोल्स को परमिशन होंगी ऑटोमेटिकली उस यूज़र के ऊपर भी असाइन हो जाएंगी। तो अब ये यूज़र और ये जो डेटाबेस के रोल्स होंगे इनको डेटाबेस प्रिंसिपल्स कहते हैं। और डेटाबेस के अंदर ये क्या करेगा, जो है यूज़र जो होता है वो टेबल्स क्रिएट कर सकता है, को जो भी इसको परमिशन है अकॉर्डिंग टू दैट इट कैन प्ले द रोल इन द डेटाबेस। तो स्कीमा जो होता है वो जो होता है वो एक कंटेनर होता है जिसमें रिलेटेड जो होता है हम जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो स्टोर कर सकते हैं। तो ये था कि लॉगिन, यूज़र, रोल्स और प्रिंसिपल का आपस में क्या रिलेशंस है। वी मस्ट हैव टू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट सो दैट वी कैन डू द प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ फॉर दीज एंटिटीज़। अब जो हम डेटाबेस के अंदर एक यूज़र क्रिएट करते हैं, यूज़र को जो हम ये ट्रांजैक्ट एसक्यूएल के ज़रिए भी क्रिएट कर सकते हैं। हमने जो है वो ऑलरेडी जो है एक डेटाबेस क्रिएट कर ली है जिसका नाम ट्रेडिंग डीबी था, और हम उस डेटाबेस को राइट नाउ ये मास्टर डेटाबेस आ रही है। इस डेटाबेस के अंदर अब हमने ये यूज़र क्रिएट करना है क्योंकि यूज़र डेटाबेस से रिलेटेड होता है, तो हमें इस डेटाबेस को ओपन करना होगा। ये जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये डेटाबेस अब ट्रेडिंग डीबी यहाँ पे आ जाएगी, ये एग्जीक्यूट हुई। और इसका सिंटैक्स ये है। अब ये जो मैं इसको क्रिएट करूँगा तो मैं इस यूज़र को इस तरीके से क्रिएट कर सकता हूँ, क्रिएट यूज़र ट्रेड यूज़र, और ये किस लॉगिन के लिए है। तो यहाँ पे ये लॉगिन ये इसके लिए यूज़र के लिए ये वाला लॉगिन जो है हमने हमारा ऑथेंटिकेशन के लिए हमने यही लॉगिन यूज़ किया था। तो हम इस लॉगिन के साथ इस यूज़र को मैप करेंगे। तो और इसका हम डिफ़ॉल्ट स्कीमा असाइन कर सकते हैं, लेकिन राइट नाउ जो है हम ये वाला स्कीमा भी हमने क्रिएट नहीं किया। हम सिर्फ यूज़र क्रिएट करते हैं, और हम यूज़र को SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो से भी क्रिएट कर सकते हैं। हमें उस डेटाबेस के अंदर जाना होगा और डेटाबेस के अंदर सिक्योरिटी में, और यहाँ पे यूज़र में जाएंगे, न्यू यूज़र करेंगे। और न्यू यूज़र के अंदर जो है हमें यूज़र का नाम जो है वो ट्रेड यूज़र उसका नाम रख देते हैं, ट्रेड यूज़र। वो उसका लॉगिन नेम क्या होगा, लॉगिन नेम वही जिससे हम इस लॉगिन हुए हैं उसके साथ हम इसको मैप करते हैं। यहाँ सारे लॉगिन्स की इन्फॉर्मेशन आ रही है, और इस लॉगिन से हम डेटाबेस के अंदर ऑथेंटिकेट हुए थे, हम इसके साथ इसकी मैपिंग करते हैं। और अभी हमने स्कीमा क्रिएट नहीं किया तो डिफ़ॉल्ट स्कीमा जो है वो खुद ही इसका सेट कर देगा। अगर हमारा स्कीमा
अभी एग्जिस्ट नहीं करता, तो डिफ़ॉल्ट में जो है वो DBO इसको स्कीमा असाइन कर देगा। तो अब जो है हम ये यूज़र क्रिएट करके देखते हैं, और ये कह रहा है ये लॉगिन जो होता है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि इस ये क्योंकि डेटाबेस हमने पहले क्रिएट की थी, कुछ यूज़र्स वगैरह इसमें एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये एरर कह रहा है द लॉगिन ऑलरेडी हैज़ एन अकाउंट अंडर अ डिफरेंट यूज़र नेम, यानी जब हमने लॉगिन्स को डिस्कस किया था और यूज़र्स को डिस्कस किया था, तो हमने देखा था कि लॉगिन और यूज़र का आपस में वन टू वन रिलेशन होता है। एक लॉगिन उस डेटाबेस के अंदर सिर्फ एक यूज़र के साथ मैप हो सकता है, और एक यूज़र सिर्फ एक ही लॉगिन से मैप हो सकता है। लेकिन अगर डेटाबेसेस डिफरेंट हैं तो फिर उसके अंदर इस लॉगिन को डिफरेंट डेटाबेसेस के डिफरेंट यूज़र्स के साथ भी मैप किया जा सकता है, लेकिन एक डेटाबेस में सिर्फ एक यूज़र से मैपिंग होगी। तो अभी ये कोई ऑलरेडी यूज़र है जिसके साथ मैप्ड है, पहले हमें उस यूज़र से मैपिंग को ख़त्म करना होगा, फिर हमारा ये यूज़र जो है मैप हो सकता है। लेट्स सी। तो हम ये यूज़र क्रिएट करते हैं, ट्रेड यूज़र, और इसका ये लॉगिन नेम है। अभी हम इसका स्कीमा क्रिएट नहीं किया, तो जो भी डिफ़ॉल्ट होगा वो उसी को ले लेगा। और ये इसके जो है यूज़र्स के ये रोल्स आ रहे हैं। ये जो राइट नाउ हम इसको DB ऑनर बना देते हैं। जब हम ये सिक्योरिटी और ऑथेंटिकेशन के मॉड्यूल को डिस्कस करेंगे, वहाँ इन रोल्स को भी डिस्कस करेंगे, और फिर हम वहाँ पे डिफरेंट सिनेरियोज बना के भी देखेंगे कि रोल्स को कैसे चेंज करते हैं, किस रोल का क्या काम है। तो DB ऑनर जो होता है उस डाटाबेस का ऑनर होगा, जो भी इसका रोल का मेंबर होगा वो उस डेटाबेस का ऑनर होगा। वो डेटाबेस में कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। लाइक ये अगर जो है इसका पार्ट होगा DB डाटा राइटर का, तो फिर वो जो है इंसर्ट कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। लाइक दिस काइंड ऑफ परमिशंस कैन बी सेटेड। तो अभी हम इस यूज़र को क्रिएट करते हैं, ट्रेड यूज़र को। ये ट्रेड यूज़र क्रिएट हो गया। अब हम जो है वो स्कीमा, जो कि कंटेनर का काम करते हैं, हम एक स्कीमा क्रिएट करते हैं HR के नाम से, ताकि हम HR से जो भी रिलेटेड इस डेटाबेस में एक्टिविटी करेंगे, उस जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे HR से रिलेटेड, उसको इस स्कीमा में रखेंगे। और इस स्कीमा का जो हम ऑनर बनाते हैं वो यहाँ से हम सेलेक्ट करके देते हैं कि ये हमारा ट्रेड यूज़र है, इसको इस स्कीमा का ऑनर बना देते हैं। ओके, तो हम ये स्कीमा जो है क्रिएट करते हैं। ये हमने स्कीमा जो है HR के नाम से क्रिएट कर लिया। अब जो भी इस डेटाबेस के अंदर हम HR के टेबल्स क्रिएट करेंगे, HR के प्रोसीजर्स, HR के से रिलेटिव व्यू क्रिएट करेंगे, वो हम इस स्कीमा में स्टोर करेंगे। वो HR के एक यूज़र क्रिएट करेंगे, एक नया यूज़र, और फिर उसके साथ हम ये सारे एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। तो अभी हमने देखा कि यूज़र कैसे क्रिएट करेंगे, स्कीमा क्या कैसे क्रिएट करेंगे, रोल्स उनको कैसे असाइन करेंगे, और जो है रोल क्या होता है, यूज़र क्या होता है, लॉगिन क्या होता है, और स्कीमा क्या होता है। तो हमने उनको SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के ज़रिए भी देखा कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और उनको जो है हमने ट्रांज़ैक्ट SQL के ज़रिए भी देखा कि कैसे हम क्यूरीज के ज़रिए उनको क्रिएट कर सकते हैं। तो और उनका आपस में क्या रिलेशन है, और कैसे वो जो है डेटाबेस लेवल के ऊपर कैसे उनका जो वो एक्टिव इफेक्टिव होते हैं, और कैसे वो जो होते हैं सर्वर लेवल के ऊपर जो होते हैं क्या इफेक्टिव होते हैं। डेटाबेस लेवल प्रिंसिपल क्या होते हैं और सर्वर लेवल प्रिंसिपल क्या होते हैं। तो ये इनको हमने सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जो है चेक किया, फिर हमने उसको जो है उनको क्रिएट करके देखा। इसको इन डिटेल जो है हम जो है जो SQL सर्वर का जो हम सिक्योरिटी और ऑथेंटिकेशन वाला मॉड्यूल होगा, उसमें इन डिटेल डिफरेंट सिनेरियोज बना के डिस्कस करके देखेंगे। तो अब जो है हम नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर जो होगा उसमें हम देखेंगे कि जो भी हमने ट्रेडिंग की डेटाबेस की है उसके अंदर DML ऑपरेशंस करके देखेंगे, और फिर जो उसकी जो है जो क्यूरीज हैं उनकी एग्जीक्यूशन प्लान्स देखेंगे कैसे क्रिएट होता है, और उनकी जो है डिफरेंट जो है उसके तरीके से एक क्यूरीज को एग्जीक्यूट करेंगे, और उसका प्लान चेक करेंगे, और उसकी परफॉर्मेंस के जो पैरामीटर्स हैं उनको स्टडी करेंगे, और स्टेटिस्टिक्स देखेंगे को कैसे क्रिएट हो सकते हैं, कैसे अपडेट हो सकते हैं। तो ये सब कुछ जो है हम कमिंग मॉड्यूल्स में इनकी प्रैक्टिस करके देखेंगे।